स्वागत है आप सभी का ट्विटर हॉटलाइन में। और ये कार्यक्रम आप अगले आधे घंटे में मेरे और कंचन के साथ देखेंगे। और कंचन गुड मॉर्निंग। और आज एक और बहुत ही पेनफुल सेशन मार्केट के लिए। आज का एक्सीडेंट जो है वो है इंडसइंड बैंक। आपकी स्क्रीन पे लिखे आइए, मतलब मेरे ख्याल से जो स्टॉक आज हेडलाइन बटोर रहा है वो है इंडसइंड बैंक। और ये क्रैक इन निफ्टी बैंक और क्रैक इन निफ्टी ऑल स्पॉन्सर्ड बाय आई थिंक इंडसइंड बैंक। एक इंडेक्स का काउंटर, अभी जब अनुज और मैं बात कर रहे थे कुछ देर पहले, एक इंडेक्स का काउंटर बैंकिंग स्पेस से 225 रुपये नीचे, 18.5% नीचे। ये शायद हमने अपने करियर में बहुत कम देखा होगा। आई थिंक ये जो आप वर्स्ट चीज़ें सोच के आते हैं ना, उससे भी कहीं वर्स्ट है। खैर, मैं इस पे आऊँगा और बातचीत करेंगे अपने मेहमानों से, आज राय लेंगे इस पे। आज आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ अमित सेठ मौजूद होंगे। रणनीति क्या थी सुबह, क्या कैसे करना है अप्रोच और इस मार्केट को, सब पे करेंगे बातचीत। बट वी आर एट डे लो। एक काम करते हैं, अभी की सुर्खियां देख लेते हैं, फिर प्रश्नों के उत्तरों का जो क्रम है वो शुरू करेंगे। दो दिन से संभलने की कोशिश के बाद बाजार में आज फिर एक बार जोरदार बिकवाली। निफ्टी 150 पॉइंट फिसल कर पहुंचा 24,200 के पास। बैंक निफ्टी में एक बड़ा क्रैक, लगभग 800 अंक नीचे। इंडसइंड बैंक ने नंबर्स के बाद देखा अब तक का सबसे बड़ा बुरा दिन, लगभग 17.25% नीचे। मेटल, सरकारी कंपनी और ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली। तीनों सेक्टर इंडाइसेस 2% फिसले। मेटल में नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता में 3 से 5% की गिरावट। तो वहीं एफएमसीजी शेयर्स में आज देखी जा रही है रौनक। 17% की भारी गिरावट के बाद एक्सीडेंट ऑफ द डे बना इंडसइंड बैंक। दूसरी तिमाही में मुनाफा करीब 40% रुका। क्रेडिट कॉस्ट और एनआईएम्स पर भी दबाव। 12 तिमाहियों के निचले स्तर पर पहुंचे नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ब्रोकरेजेस ने अर्निंग्स अनुमान 20 से 30% तक घटाया। दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद डिक्सन में भी भारी बिकवाली। शेयर करीबन 10% टूटा। बाजार को पसंद नहीं आए मार्जिन पर दबाव। साथ ही मार्जिन फिसलने से एमजीएल भी 3% नीचे आया। पेट्रोनेट पे भी देखा गया दबाव। लगातार पिट रहे एफएमसीजी सेक्टर को आज आईटीसी और गोदरेज कंज्यूमर ने दिया सहारा। अच्छे नतीजों से 4% उछाल के साथ आईटीसी बना वायदा का टॉप गेनर। गोदरेज कंज्यूमर में भी करीब 3% की उछाल। दूसरी तिमाही में एनटीपीसी का मुनाफा बढ़ा, लेकिन हाई फाइनेंस कॉस्ट से मार्जिन पर चोट। करीब 0.25% आई कमी। शेयर 2% से ज्यादा फिसला। स्वागत है आप सभी का ट्विटर हॉटलाइन में। और ये कार्यक्रम आप मेरे कंचन के साथ, और आज मेहमान के तौर पे हमारे साथ मौजूद रहेंगे अमित सेठ। इनसे जुटाने की कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर। मीनवाइल जरा प्लीज़ लेके आइएगा एक बार निफ्टी है, वी आर एट 24222। एक जनाब ने मेरे से भी प्रश्न पूछा कि ये सुबह जो 24,040 की बात हुई थी वो क्या है ट्विटर पे। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। आज सुबह की अप्रोच थी, अगर हमें लॉन्ग करना होगा तो हम वेट करेंगे। प्लीज़ लेके आइएगा 24,531 का, तभी मतलब 10 ये आपका एक कॉल आइटर्स का जोन कटे तो ठीक है। बट द मोमेंट यू विल ब्रीच 24,321, जहाँ 24,321 आपने तोड़ा, स्विंग टुवर्ड्स 24,040 पॉसिबल। देखिए, इस रेंज में अब कोई एवरेज है नहीं। आपको सारे कंक्लूजन रेफरेंस जो होते हैं वो पुट राइटर्स से लेने पड़ते हैं। पुट राइटर्स थे 300 पे, 400 पे। और द मोमेंट हमने वो रेंज तोड़ दी, वो 24,040 जब नेक्स्ट पुट राइटर्स का जोन ऑन मंथली कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। पर याद रखिएगा, वो कमेंट में एक बड़ी क्रिटिकल बात की थी, इफ़ वी क्लोज बिलो 321 देन 24,040 इज क्वाइट पॉसिबल। मतलब ये है कि अगर आपका इंट्राडे शॉर्ट ट्रेड है ना, तो प्लीज़ उसे ट्रेल करते रहें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अमित, मतलब मैं खुद कह रहा हूँ, मैं बैंक निफ्टी पे आज ठीक ठाक व्यू लेके आया था कि कम से कम नहीं तो 51,300 नहीं टूटेगा। पुट राइटर्स का कन्विक्शन था, एचडीएफसी बैंक स्टेबल था। बट ये आउट ऑफ कोर्स जो इंडसइंड बैंक आया है, इसने जो डेंट डाला है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये आपके वर्स्ट केस की जो थिंकिंग थी था उसमें ये? जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, वंस अगेन गुड मॉर्निंग कंचन जी।
विनीत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंडसइंड इज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज। ठीक है, रिजल्ट्स खराब थे, बट जिस हिसाब से नॉक आया है, इसने जो ये किया कि इसने बाकी के सेंटिमेंट खराब कर दिए। सवेरे आईसीआईसीआई बैंक का एक बहुत अच्छी बिगनिंग हुई थी, वो भी ऑलमोस्ट अपने कल के प्राइस के आसपास आ गया। एचडीएफसी बैंक विच वाज डूइंग रियली वेल, मैं ये नहीं कहूंगा वीक हो गया, लेकिन जो अपवर्ड मोमेंटम 2-3 दिनों का देख रहे थे उस पर भी प्रेशर आ गया। एक्सिस बैंक ने भी इंट्राडे हाई से अपने थोड़े से गेन्स खो दिए हैं। तो व्हाट इट हैज डन इज कि बाकी स्टॉक्स पे भी थोड़ा सा प्रेशर डाल दिया है। और अगर हम देखें तो जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने अपना 100 EMA आज एक फोर्स से ब्रेक किया, अगला सपोर्ट लगभग 50,300 के आसपास आता है, 250-300 के आसपास वो टूटता है क्लोजिंग बेसिस में। तो मुझे लगता है फिर अगस्त के लोज रिविजिट हो जाएंगे। जिस हिसाब से मोमेंटम है, इट इज थोड़ा सा कंसर्निंग। और मुझे लगता है कि यहाँ पे 50,200 ब्रीच होने के काफी चांसेस है 1 से 2 दिनों में। ओके, तो ये थी मार्केट के ऊपर राय, मेजर इंडाइसेस के ऊपर राय। अब चलते हैं अपने कॉलर्स की तरफ। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं नागपुर से गुरबख्श सिंह जी। नमस्कार गुरबख्श जी, आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी मैडम, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार मैडम, मेरे नमस्कार। पास में रिलायंस के 100 शेयर हैं 2,930 के रेट पर। और मैडम टाइटन और सेनको गोल्ड भी है मेरे पास में, जो कि मैंने 3,200 पे टाइटन लिया हुआ है और 1420 पर मैंने सेनको गोल्ड लिया। ये 25 और 50 शेयर हैं और इनमें मैं 1 साल तक रुक जी। सकता हूँ। जी ठीक है, तो 2 ही सवाल इस टाइम पे हम ले पाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। अमित सर, इनके पास रिलायंस के 100 शेयर हैं, खरीदारी का भाव जो है वो है 2,930 रुपए का। और अगर हम अभी देखें तो जिस टाइम पे एक अपर लेवल इसने बनाया था 3,217 का, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड में इन्होंने पकड़ने की कोशिश तो की है, लेकिन वहां से शेयर में और गिरावट आई है। क्या लगता है क्या ये लेवल्स वापस से कब तक देखने को मिल सकते हैं? जी मैम, अगर आप देखें तो रिलायंस कुछ दिनों से काफी प्रेशर में है। स्टॉक क्लियरली 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे हैं। तो काउंटर तो डेफिनेटली फॉर द टाइम बीइंग वीक है। नजरिया अगर थोड़ा सा लंबा गया है और अगर वीकली चार्ट्स देखें तो 2600 के आसपास एक सपोर्ट आता है। क्योंकि इन्होंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया और ऑलरेडी एक इतने बड़े लॉस में, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बुक कर लीजिए। 2600 वीकली चार्ट्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो टूटे तो डेफिनेटली दिक्कतें बढ़ेंगी। तो एक बार होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2600। सो के स्टॉप लॉस के साथ में इस टाइम पे आपको होल्ड करना है और देखना है कि इस टाइम पे शेयर किस तरीके का मूवमेंट दिखाता है। सर एक बार मुझे सैनको के एक बार खरीदारी का भाव और नंबर क्वांटिटी बताएंगे वापस से। जी ठीक है, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। अगले कॉलर हमारे साथ हैं राहुल जैन जी। गुड मॉर्निंग राहुल जी, आपका सवाल क्या है? गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास बीएससी के 2200 के भाव के 120 पीस पड़े हैं। तो मैं क्या, जिस टाइप से ये मार्केट गिर रही है, क्रैश हो रही है, तो मैं क्या होल्ड करूं या अभी इसको सेल कर सकता हूं? सर टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं आप? लगभग 6 महीना 12 महीना तक। 6 महीने का है, 2200 के भाव पे खरीदारी आपने करी हुई है, ठीक है। हाँ। अमित सर क्या करना चाहिए इस टाइम पे? करंट मार्केट प्राइस जो है वो तो इस टाइम वहाँ पे जो खरीदारी का भाव है, करंट मार्केट प्राइस है ऑलरेडी अपना डबल तो प्राइस हो ही गया है। अब क्या करना चाहिए आगे? होल्ड करना चाहिए या यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? जी कंचन मैम, अगर चार्ट देखें तो चार्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट इनका कंसर्न सही है कि अगर मार्केट में इतनी गहरी बिकवारी रहेगी तो कहीं ना कहीं इनका मुनाफा कम ना हो जाए। तो मेरी सलाह इनको ये है कि 50% पोजीशन में अपना मुनाफा बांध लें, क्योंकि ऑलमोस्ट डबल हो गया और कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा बहुत मुनाफा बांधना भी चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। और बैलेंस जो इनकी पोजीशन है उस पे एक 3950 का स्टॉप लॉस लगाएं और उसे होल्ड करें फॉर फर्दर। तो 50% मुनाफा बांध लें और बैलेंस पोजीशन का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसे 3950 के आसपास ले आए। जी ठीक है, 3950 के पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये थी राय बीएससी के ऊपर। मूविंग फॉरवर्ड, आज सवाल ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसा देखा जा रहा है कि लॉस में तो एटलीस्ट कॉलर्स नहीं है, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट सबने कमा ही लिया है। अगले कॉलर हमारे साथ है जामनगर से विमल जी। विमल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या सवाल है आपका? राणे मद्रास का मेरे पास 1000 रुपये था। मद्रास राणे का है, 600 के भाव पे और 1000 शेयर्स है, राइट? हाँ जी हाँ जी।
जी, तो 887 का करंट मार्केट प्राइस है। हालांकि आज तो शेयर के अंदर एक 7% की गिरावट ऑलरेडी हमने देख ली है। पिछले अगर एक महीने की बात करी जाए तो यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड तो बना हुआ है, लेकिन फिर भी खरीदारी के भाव से इस टाइम पे जो करंट मार्केट प्राइस है वो ऊपर ही है। अमित सर, क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग करके चलनी चाहिए या वापस से हमें एक अच्छा खासा रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है? नहीं मैम, यहाँ पे मेरी क्लियर सलाह है कि इन्हें प्रॉफिट बांधना चाहिए क्योंकि स्टॉक ने पिछले 3-4 दिनों में एक भारी गिरावट देखी और इस गिरावट में ऑलमोस्ट 200 एमआ ब्रेक हो गया है। आज के सत्र में भी हम कोई स्टेबिलिटी नहीं देख रहे हैं, लगभग 6 से 7% का क्रैक है। और जिस हिसाब से मार्केट चल रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में एक हेवी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो दिस इज वन ऑफ द पोजीशंस जहां इनके पास प्रॉफिट है। मुझे लगता है कि बांध लेना चाहिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह इस टाइम पे रानी मद्रास के अंदर जितना मुनाफा बन रहा है आप अपने घर लेके जा सकते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हमारे साथ वापस से गुजरात से जुड़े हैं दीपक जी। गुड मॉर्निंग दीपक जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास BHEL बेल के 2000 क्वांटिटी है 229 के रेट पे, और मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ। तो क्या मुझे उसको होल्ड करना चाहिए कि अभी जैसे मार्केट डाउन जा रहा है निकालना चाहिए? जी ठीक है, तो BHEL है और 2000 क्वांटिटी है, 229 के भाव पे खरीदारी की गई है। लगभग जिस टाइम पे आज ओपन हुआ था बाजार 228 पे ही ओपन हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डाउन ट्रेंड तो आज देखने को मिला है। इसके अंदर 6-7% का ऑलरेडी एक डाउन साइड है। अमित सर, क्या करना चाहिए? क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट अब ऑलरेडी है नहीं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, बने रहने की सलाह है? जी, यहाँ पे हमने एक अच्छा खासा क्रैक देखा है। इनफैक्ट 3-4 दिनों पहले स्टॉक ने अपना एक स्विंग लो और 200 एमआ ब्रेक किया था, लगभग 247 248 के आसपास। वहां से स्ट्रक्चर वीक हो गया था। बट हैविंग सेड दैट, अगर वीकली चार्ट्स देखें तो 200 205 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट आता है। नजरिया अगर इनका लॉन्ग टर्म का है तो 200 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। बट ओवरऑल अगर चार्ट बात करें, नियर टर्म चार्ट्स थोड़े से वीक है, तो सलाह यही है कि 200 के स्टॉप के साथ होल्ड करें और बाउंस में थोड़ा सा निकलने की कोशिश करें यहाँ से, बिकॉज स्ट्रक्चर डेली चार्ट्स पे नेगेटिव है। ओके, होप आपको BHEL पर राय मिल गई होगी। इस बीच एक काम करते हैं, कुछ देर के लिए डाइवर्ट करते हैं प्रश्नों के और उत्तर के क्रम से। मीनवाइल अभी के लिए बाजार का स्ट्रक्चर बिल्कुल कोलैप्स हो गया है। बैंक निफ्टी है डे लो, निफ्टी अब 24,193 पे 24,200 का जोन टूट चुका है। हम डे लो पे हैं, 225 अंक नीचे लगभग निफ्टी आ चुका है। देखिए, अब अर्निंग्स पर फोकस करेंगे और जरा एक बार एक स्टॉक लेके आइएगा, RR काबिल। आज थोड़ा सा सॉफ्टनेस के साथ ट्रेड करता हुआ, हालांकि गैप डाउन हुआ था लेकिन उसके बाद थोड़ी रिकवरी इसमें है, बट ये स्टिल एक अच्छा प्राइस परफॉर्मर रहा है ये पिछले कुछ समय का। आज मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं नंबर्स पे, और इनके नंबर्स आपकी स्क्रीन पे होंगे और आपकी मैनेजमेंट से मुलाकात कराता हूँ। मिस्टर राजेश जैन, CFO एट RR काबिल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है और पहले दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं आपको। इस बार प्रेशर ऑल अराउंड है स्क्रीन पे। अगर आप देखिए, नेट प्रॉफिट करीब साल 33% गिरा आपका, रिवेन्यू करीब 12% बढ़े, एबिटा में यहाँ पे प्रेशर है वाई बाई बेसिस पे, मार्जिन्स पे काफ़ी डेंट पड़ा है 4.7%, मेरे ख्याल से 7.5 करीब 280 बेसिस पॉइंट का प्रेशर यहाँ पे है। पहले मैं आपकी ज़ुबानी समझना चाहूँगा, ये प्रेशर पॉइंट्स आए कहाँ से एग्जैक्टली और डिमांड में कमी अब वाकई क्या दिख रही है आपको? नमस्कार वीरेंद्र जी, आपको और दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। इसमें जो आपने जिस तरह से बताया कि हम अगर देखें तो टॉप लाइन तो हमारी फिर भी इन लाइन है और करीब 12 to 12.5% की ग्रोथ है, बट मार्जिन्स पर प्रेशर रहने का सबसे बड़ा जो कारण रहा कि कॉपर की जो प्राइसेस, हमारा मेन रॉ मटेरियल कॉपर है, और उसमें जो जिस तरह का उतार चढ़ाव हमने पिछले क्वार्टर में देखा, और उसके साथ क्या होता है कि हम जिस तरह से इस प्राइस को पास ऑन करते हैं हमारे कंज्यूमर्स को, वो साइकिल एक कहीं इस क्वार्टर में हम मेंटेन नहीं कर पाए। बहुत ही जब ज़्यादा वॉलेटाइल वाले मार्केट में हम सिस्टमेटिक वैसे प्राइस को पास ऑन नहीं कर पाए, इसके कारण जो इम्पैक्ट आया है वो हमें इस क्वार्टर में दिखा है, जहाँ हमारे मार्जिन करीब 3% या 300 बिप्स डाउन हुआ है। हाँ, ये राजेश जी जो आपका एवरेज क्वार्टरली कॉपर कंजम्पशन है, क्या आप लोग उसे कमोडिटीज़ में हेज नहीं करते हैं क्या? मतलब वो अनहेज्ड रहता है, स्पेशली मतलब सीधे क्लाइंट्स को पास ऑन होता है वो? कि इसमें इसका एक रीजन ये होता है कि सिंस जिस प्राइस में आप खरीदते हैं और जब तक पास ऑन होता है, तो जो इन्वेंट्री साइकिल होता है उसका एक थोड़ा इम्पेक्ट आता है।
अदरवाइज तो जब भी हमारी कॉपर की प्राइसेस ज़्यादा या कम होती है, अप या डाउन बाय 3%, तो हमारी प्राइस लिस्ट चेंज करते हैं। तो एक ये साइकिल होता है जिसमें रेगुलरली मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हो सकता है थोड़ा इम्पैक्ट दिखता है, बट लॉन्ग टर्म में वो सभी कवर हो जाता है। इस बार थोड़े करेक्शंस प्राइसेस में या वोलेटिलिटी शार्प होने की वजह से हम पूरा प्राइस इफेक्ट जो है पास नहीं कर पाए कंज्यूमर्स को, इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट आया। अदरवाइज तो एक नॉर्मल साइकिल है, क्योंकि हम B2C प्रोडक्ट में हैं, जहाँ पे आपको प्राइसेस करंट प्राइस के हिसाब से कॉपर की जो रॉ मटेरियल प्राइसेस होती है, उसके हिसाब से आपको चेंज करते रहना पड़ता है। अब ये बताइए, क्योंकि रियल स्टेट पर आपका मतलब एग्जैक्टली आपके वो टारगेट हैं आपके प्रोडक्ट के, क्या आपको कुछ सेंस ऑफ स्लो डाउन मिल रहा है? और उसके मद्देनज़र H2 के लिए आपका जो गाइडेंस है उसको आप कैसे आई थिंक परिवर्तन करेंगे, उसमें क्या, और स्पेशली अगले 1-1.5 वर्षों के लिए जो आपका कैपेक्स प्लान था सर, उसमें कोई तब्दीली करेंगे आप, या फिर वो बदस्तूर कायम रहेगा उसी तरीके से जिस पे वो शुरू हुआ था, जिस नोट पे? इस साल जब हम साल की शुरुआत में हम वॉल्यूम ग्रोथ जो एक्सपेक्ट कर रहे थे करीब 20% की, अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं मेंटेन कर पाए। पर अभी भी अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो अगर फर्स्ट हाफ में हमारी 8 से 9% वॉल्यूम ग्रोथ रही है, और आगे भी हमें लगता है कि करीब 15 से 18% वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है। तो ओवरऑल ईयर जो क्लोज होगा करीब 12% वॉल्यूम ग्रोथ पे होगा। बट लॉन्ग टर्म में जब देखें तो अभी भी इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स काफी मजबूत हैं, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, और कैपेक्स प्लान अभी कोई हमारा बदलाव का नहीं है, क्योंकि हमने जो कैपेक्स प्लान किया है वो मार्च 25 में कंप्लीट होगा, जिसके कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम अगले 2 साल करने वाले हैं, और वो एकदम हमारा ट्रैक पे है। और इसको हम आगे भी अभी भी टारगेट कर रहे हैं कि बिजनेस हमारा अच्छे से आगे भी वॉल्यूम ग्रोथ हमारी एज पर प्लान बढ़ती रहेगी। बस आखिरी प्रश्न पूछूंगा, बहुत संक्षेप में अगर आप उत्तर दे पाएँ। ये मार्जिन्स आप 5% की ट्रैजेक्टरी में भी मतलब सस्टेन कर पाएंगे, या फिर इसमें सेकेंड हाफ में फर्दर प्रेशर पॉसिबल है? नहीं, अगर कंटिन्यूअस बेसिस पे हम देखें तो हमें लगता है सेकंड हाफ अच्छा मतलब नॉर्मल रहेगा, जो पिछले सालों में रहा है कि 7 से 8% के जो मार्जिन्स रहते हैं एट कंपनी लेवल, वो हम मेंटेन कर पाएंगे सेकंड हाफ में। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। दैट्स इंपॉर्टेंट जो आपने सेकंड क्वार्टर की बात की कि मार्जिन्स बैक टू आई थिंक 8 to 9% की ट्रैजेक्टरी में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से आपको दीपावली की शुभकामनाएं। निफ्टी एट डे लो 24,180। एक छोटा सा ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। जब लौटेंगे ब्रेक के बाद तो आपके प्रश्नों के उत्तर का जो क्रम है अमित जी के साथ वो जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। आज वीकेंड है लेकिन बाजार का मूड आज थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। निफ्टी की बात करी जाए तो करीब करीब यहाँ पे 240 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में तो करीबन 540 पॉइंट का डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। कॉन्टिन्यूसली जो ट्रेजेक्ट्री है वो डाउनसाइड पे जाती जा रही है। लेकिन अब बढ़ते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे कॉलर्स के सवाल लेते हैं। अगला हमारे पास हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे SMS आया है सौरभ वर्मा जी का। ये हमारे साथ जुड़े हैं वेस्ट बंगाल से। उनका सवाल है कि उनके पास NHPC के 550 शेयर है। खरीदारी का जो भाव है वो है 96 रुपीज़ का। इस टाइम पे अगर चार्ट्स देखें तो अमित सर पिछले 6 महीने में ये कंसोलिडेट करता करता चार्ट कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चला गया और करीबन इसने 15% का डाउनसाइड दिखा दिया है। खरीदारी का भाव भी यहाँ से 20 रुपये ऊपर है। क्या लगता है कि हमें नियर टू मिड टर्म में ये वापस से 96 के लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या ये और भी इसमें डाउनसाइड की ट्रेजेक्ट्री बाकी है? जी मैम, पहले तो यहाँ पे एक डिस्क्लोजर दूंगा कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में कई सालों से है, तो दैट इज अ डिस्क्लोजर हियर। और NHPC की अगर बात करें तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर वीक है, बिकॉज स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया, और जब भी कोई स्टॉक 200 डे ब्रेक कर देता दैट कम्स इनटू अ बेयर टेरिटरी। हैविंग सेड दैट, सपोर्ट इसका 73-74 के आसपास आता है ऑन डेली वीकली चार्ट्स। तो 74 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। नियर टर्म हाई जो बने थे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे लगता है स्टॉक अब 5 से 6 महीनों के कंसोलिडेशन मोड में रहेगा एज फार एज 73-74 इज इंटैक्ट, एंड देन मे बी हम एक वापस अपस्विंग देखें। फिलहाल वीक में है एंड इट इज वीक एंड इट नीड्स कंसोलिडेशन। ओके, तो ये थी राय NHPC पे। गोइंग अहेड हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं नई दिल्ली से, प्रहलाद सिंघल। नमस्कार प्रहलाद जी, आपका क्या सवाल है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
सर अपना सवाल पूछिए। मैंने 280 चांदला प्लेटफॉर्म खरीदे हैं सितंबर लास्ट मंथ में, 27 सितंबर को 915 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। नाउ इट हैज कम डाउन टू मच, व्हाट शुड आई डू? आई कैन वेट ओनली फॉर 6 मंथ। ओके, तो टाइम फ्रेम जो लेके चल रहे हैं प्रहलाद जी वो है 4 से 6 महीने का, लेकिन खरीदारी के भाव से शेयर करीबन 200 रुपये ऑलरेडी नीचे आ गया है। पिछले 6 महीने का चार्ट कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, 25% का नेगेटिव रिटर्न इसने दिया है। अमित सर क्या करना चाहिए? 4 से 6 महीने में 900 950 तो 900 के लेवल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी कंचन मैम, स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सट्रीमली वीक है। 780 का एक सपोर्ट, स्विंग सपोर्ट था वीकली चार्ट्स पे, स्टॉक ने वो भी ब्रेक कर दिया है रिसेंटली 2 से 3 दिनों पहले। और ओवरऑल देखें तो सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो सलाह यहाँ पे यही है कि कोई भी अगर बाउंस आए तो ये जहाँ पे भी इनका लॉस कम हो तो ये स्टॉक से निकलने की कोशिश करें। और एक सलाह और दूंगा कि जब भी कोई पोजीशन बनाए तो एक स्टॉप लॉस जरूर फिक्स करें इस मार्केट में, नहीं तो बहुत बड़ा स्लाइड और बहुत बड़ा एक पोर्टफोलियो डेंट आ जाता है। तो कोई भी निवेश करें तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के निवेश करें, ये मेरी इनको सलाह रहेगी। जी, तो स्टॉप लॉस के साथ करें निवेश। आगे बढ़ते हैं और आलम सर से हमारे साथ जुड़े हैं सुनील जैन जी। सुनील जी गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे डाटा पैटर्न लिए हुए है 100 शेयर, मतलब 2650 रुपए में। तो क्या एवरेज करके मतलब 2650 तक पहुंचे हैं, तो अभी क्या होल्ड रखना चाहिए या एग्जिट कर दूं? क्योंकि अभी रेट थोड़ी नीचे काफी आ गई है ज्यादा। टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं आप, लंबी अवधि या मिड टर्म? अभी लगभग 2-3 साल मान लो, 2-3 साल तक लगभग ठीक होगा। है, सो 2 से 3 साल का टाइम फ्रेम है डेटा पैटर्न के अंदर जो वो लेके चल रहे हैं, लेकिन खरीदारी के भाव से काफ़ी नीचे शेयर ऑलरेडी आ गया है। 2650 खरीदारी का भाव है और इन्होंने ले रखे हैं 100 शेयर्स, और इस टाइम पे जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 2140 का। आज भी शेयर के अंदर करीबन 5.5% का एक डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। सर एवरेज करते करते ये 2600 के लेवल तक आए हैं, और भी एवरेजिंग की सलाह है इस टाइम पे? 2 से 3 साल में दिखेंगे वापस से अच्छे लेवल्स? जी, एवरेजिंग की बिल्कुल सलाह नहीं है। जब भी कोई स्टॉक अपने प्राइस से नीचे जाता है तो हमें एवरेज नहीं करना चाहिए। पिरामिडिंग इज ऑलवेज डन ऑन द अपसाइड। नीचे के भाव में एवरेज मत करिए, क्योंकि ये पता नहीं होता कि स्टॉक कहाँ जाके रुकेगा। बट हैविंग सेड दैट, वीकली चार्ट देखें तो यहाँ 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास और एक स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे चार्ट आके खड़ा है। लॉस इनका अच्छा खासा है। जहां इतना लॉस देखा तो मेरे ख्याल से 2050 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड करें। इनका प्राइस आने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। स्टॉक को कंसोलिडेशन की जरूरत है इतने बड़े फॉल के आसपास। रैशनल 2050 का ये है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो लेट्स होप दैट होल्ड्स। 2050 टूटेगा तो दिक्कतें और बढ़ जाएंगी, फिर तो डेफिनेटली यहाँ से एग्जिट कर जाइएगा। ओके, तो ये थी राय डेटा पैटर्न्स पे। आज के लिए ट्रेडर्स हॉटलाइन में इतना ही। थैंक यू अमित सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारे ही जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए बखूबी आंसर देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो वापस से कल आपसे मुलाकात होगी ट्रेडर्स हॉटलाइन में, लेकिन इसके बाद हर्षदा जी लेके आएंगी आपके लिए खिलाड़ी नंबर 1। धन्यवाद। ये वक्त है एक छोटे से ब्रेक।